फ्रेंड्स, मैं अतुल जैन एंड आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का सिंपल सा नेम है ऑर्गेनाइजिंग एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ी थी एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिंपल सा है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। तो हमने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में सिंपली डिस्कस किया था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क की हमें वर्क को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है यस कि जो भी होल टास्क है, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें बहुत ही ज्यादा वर्क होता है, तो उस वर्क को हमें स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है एंड उस स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को हमें क्या करना है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड वर्कर्स को उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें उनको क्या करना है, उन वर्कर्स को, उन इंडिविजुअल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। एंड जब भी हम उन वर्कर्स को, उन इंडिविजुअल्स को जब भी हम वर्क को अलॉट करेंगे, उनको असाइन करेंगे जॉब, और जब वह उसी वर्क को, उसी जॉब को जब वह बार बार करेंगे, अगेन एंड अगेन उस वर्क को करेंगे, तो उनके अंदर क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जब भी हम वर्क को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उनकी क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस के हिसाब से जब उनको अलॉट करते हैं, असाइन करते हैं, जब वह उसी वर्क को बार बार करते हैं, अगेन एंड अगेन करते हैं, तो उनके अंदर स्पेशलाइजेशन आता है एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उस स्पेशलाइजेशन का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसका समझ में आया होगा। स्पेशलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है जब कोई एम्प्लॉय, जब कोई वर्कर किसी वर्क को बार बार करेगा, तो जब फर्स्ट टाइम करेगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब उसी को करेगा, तो उसके अंदर वही काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। इसमें वह इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में उस वर्क को कर सकता है, हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है एंड टाइम की भी क्या होती है, सेविंग होती है। तो उस स्पेशलाइजेशन का हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। सेकेंड नंबर पर क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो सिंपल सा हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं एंड उन इंडिविजुअल्स को, उन वर्कर्स को हम क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। अथॉरिटी का सिंपल सा मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। तो जो भी एम्प्लॉइज, जो भी वर्कर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क करता है, तो उन्हें पता होता है उनके पास कितनी अथॉरिटी है, उनके पास कितनी पावर है, पावर टू टेक डिसीजन उनके पास कितना है, हूँ रिपोर्ट टू होम, उन्हें ये भी पता होता है किनसे उन्हें ऑर्डर रिसीव करना है एंड किनको उन्हें ऑर्डर देना है। उन्हें सिंपली ये पता होता है किससे उनको ऑर्डर रिसीव करना है एंड किसको उनको ऑर्डर देना है। तो सिंपल सा इन्होंने बताया है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती है, जो जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है वह ऑर्डर पास करता है, वह ऑर्डर अपने लेस अथॉरिटी वालों को क्या देता है, ऑर्डर देता है, और जिसके पास लेस अथॉरिटी होती है वो क्या करता है, जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी वालों से क्या लेता है, ऑर्डर लेता है। तो सिंपली उसमें पता होता है हूँ रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मैक्सिमम अथॉरिटी जिसके पास होती है वो टॉप लेवल्स पर होते हैं, वो लेस अथॉरिटी वालों को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, और जिनके पास लेस अथॉरिटी होती है वह अपने जो भी उनके सुपीरियर और बॉस होते हैं उनसे वह ऑर्डर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशन में क्लैरिटी होती है, हूँ रिपोर्ट टू होम, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। थर्ड नंबर पर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सिंपली है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होगा और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है। क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हम वर्क को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किस एम्प्लॉइज को, किस वर्कर को क्या वर्क मिला है वह उसके जॉब डिस्क्रिप्शन वाले डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली पता होता है, किसको क्या काम करना है। जब उनको पता होता है किसको क्या वर्क करना है, किसको क्या जॉब करनी है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है एंड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता है। तो सिंपली है डिवीजन ऑफ वर्क होगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा, साथ में डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, ओवरलैपिंग भी नहीं होगा। जब डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग नहीं होगा तो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज का क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
कि सिंपल है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्पेसिफिकली डिवाइड होगा तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा और साथ में ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, और ये सब नहीं होने से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो भी रिसोर्सेस हैं उनका इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। सेकेंड, फोर्थ नंबर पर एडॉप्शन टू चेंज, इसका सिंपल सा मीनिंग है, हम बिगिनिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वह एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करती है, एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, तो जब भी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने लेवल पर उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। हमने सिंपली डिस्कस किया था डिपार्टमेंटलाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम किसी भी जो भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होती हैं, सिमिलर नेचर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको ग्रुपिंग करके एक डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, पुट करते हैं। हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी जॉब्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी जो भी जॉब्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उनको किसके अंडर में रखते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट। सिमिलर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो भी सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं हम उनको पुट करते हैं। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आता है तो जिस डिपार्टमेंट में चेंज होता है उस डिपार्टमेंट को उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। एज्यूम करो चेंजेस आए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई चेंजेस हैं तो केवल और केवल हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही चेंजेस करने पड़ेंगे। उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट पर, उसका सेल्स एंड मार्केटिंग पर, उसका एचआर पर, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसका कोई भी उसका चेंजेस नहीं होगा। एज्यूम करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंजेस हैं तो केवल किस पर इंप्लीमेंट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करना है। एंड जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चेंजेस होते हैं हम उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू ऑल अदर डिपार्टमेंट में भी उन चेंजेस के बारे में क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा एडॉप्शन टू चेंज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के द्वारा जिस डिपार्टमेंट में चेंजेस होते हैं हम केवल उसी डिपार्टमेंट में चेंजेस करते हैं एंड उस चेंजेस को उस डिपार्टमेंट के द्वारा सारी ऑर्गेनाइजेशन में उन चेंजेस को क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के द्वारा एडॉप्शन टू चेंज में भी हमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है, उसका भी हमें इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के द्वारा मिलता है। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, तो सिंपल सा है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, डिवीजन ऑफ वर्क जो हम डिवाइड करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस, स्किल, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जब हम वर्क को डिवाइड करेंगे, वर्क को डिवाइड करने से क्या होगा, वर्क को डिवाइड करने से स्पेशलाइजेशन आएगा और साथ में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, तो वह ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली उनका क्या करेगी, यूटिलाइजेशन करेगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगी। तो जब भी कोई चैलेंजेस आएंगे उनको क्या कर ओवरकम कर लेगी, उनको ईजिली जो भी चेंजेस आएंगे उनको एक्सेप्ट कर लेगी एंड जिससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली क्या होंगे, अचीव होंगे एंड जिसके द्वारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, एक्सपांशन आएगा एंड ग्रोथ आएगा। तो सिंपल सा है स्पेशलाइजेशन आने से डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी के द्वारा। तो सिंपल सा डिवीजन ऑफ वर्क है, स्पेशलाइजेशन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, एडॉप्शन टू चेंज है। तो इन सब के द्वारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली क्या करेगी, अचीव करेगी। जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको सक्सेसफुली क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी एंड एक्सपांशन एंड ग्रोथ के पथ पर क्या होगी, मूव करेगी। मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नाम का एक टूल होता है जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो सिंपल सा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो भी सुपीरियर्स होते हैं, जो भी बॉस होते हैं, वो रूटीन वाला जो वर्क होता है, रूटीन वाला जो जॉब होता है, अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। डेलीगेशन ऑफ वर्क में सिंपल सा है, ए के पास कोई वर्क है तो ए के पास जो कई सारा वर्क होता है, ए अपने वर्क को किसको दे देगा, बी को दे देगा। और कौन सा वर्क देगा, जो रूटीन नेचर का जो जॉब होता है, जो वर्क होता है, ए किसको दे देगा, बी को दे देगा। अब ए के पास क्या होगा, वर्क का क्या होगा, वर्कलोड क्या होगा, कम होगा। जब ए के पास वर्कलोड कम होगा तो वो किस पर फोकस करेगा, टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा, न्यू वेज ऑफ मेथड, कई नई सारी मेथड पर फोकस करेगा, टेक्निक्स पर फोकस करेगा, न्यू वे ऑफ वर्किंग पर क्या करेगा, फोकस करेगा, नए रास्ते खोजेगा कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ एंड एक्सपांशन पर लेकर जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की सिंपली है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का एक इम्पोर्टेंट टूल होता है, जिसके द्वारा जो रूटीन लेवल का जो भी वर्क होता है वो किसको दे दिया जाता है, बी को दे दिया, मतलब अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको दे दिया जाता है। और जब हम उनको वर्क देते हैं तो ए के पास या जो सुपीरियर होते हैं उनके पास वर्कलोड कम होता है। वर्कलोड कम होने से जो उनका मेन कंसंट्रेशन होता है न्यू न्यू मेथड्स को इनोवेट करने पर होता है, टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने पर होता है, कैसे हम नए नए तरीके से कैसे हम वर्क को एग्जीक्यूट करें, कैसे हम प्लान को सक्सेसफुली अचीव करें, तो उन पर उनका फोकस होता है। और जब वह उस पर फोकस करते हैं तो उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी सक्सेसफुली क्या होते हैं, अचीव होते हैं। और जब कोई सुपीरियर इन न्यू न्यू मेथड्स पर वर्क करता है, न्यू न्यू टेक्निक्स पर वर्क करता है, टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, तो ऐसे जो भी सुपीरियर होते हैं उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एंड जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको भी जब वह वर्क पास करते हैं तो उनका भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। मेरे ख्याल से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग समझ में आए हो। यदि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो जरूर आप इस लेक्चर को लाइक करें, इस लेक्चर को जरूर अपने फ्रेंड्स एंड जो भी आपके कजिन्स हों जो कि 12th क्लास में हों उनको जरूर आप शेयर करें। एंड मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एंड बेल आइकन को आपको जरूर प्रेस करना है, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक्स।